Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to नजरिया द विजन। गांधी सिर्फ एक नाम नहीं, एक नजरिया है। राजघाट बनारस से राजघाट दिल्ली तक एक पदयात्रा शुरू हो रही है, जो सिर्फ कदम नहीं, एक पैगाम है सद्भावना का, संविधान का और लोकतंत्र की विरासत का। आज हमारे साथ हैं एक कदम गांधी के साथ के संयोजक रामधीरज जी, सत्येंद्र सिंह जी। चलिए समझते हैं, ये यात्रा सिर्फ सफर नहीं, एक संस्कार है। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। गांधी सिर्फ एक नाम नहीं, एक नजरिया है। राजघाट बनारस से राजघाट दिल्ली तक एक पदयात्रा शुरू। आज हमारे साथ हैं एक कदम गांधी के साथ के संयोजक कोऑर्डिनेटर रामधीरज जी, और हमारे साथ हैं यहाँ के कोऑर्डिनेटर सत्येंद्र सिंह साहब जी। उनका पूरा पैगाम उन्होंने जनता के बीच में जा करके अफ्रीका में जब थे तब भी और हिंदुस्तान में भी जब आए तो कितने कितने मील तक वो पैदल जा करके राजघाट बनारस से राजघाट दिल्ली तक जी। तो ये रूट कैसे चुना आपने? इसके पीछे कोई अर्थ छिपा हुआ है, कोई प्राथमिकता छिपी हुई है? जी, उस जगह पर रुक कर कहा भाई ये तो बहुत जागृत जगह है। अच्छा, इनलाइटेंड जगह है। अच्छा, इस पदयात्रा का थीम आपने बताया था कि सद्भावना, संविधान और लोकतंत्र जी। तो आज के भारत में इन तीनों को साथ लेकर चलना कितना मुश्किल है और कितना जरूरी है? देखिए, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, जरूरी तो इसलिए है। जरूरी नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि ये अगर सद्भावना नहीं है। अच्छा, सत्येंद्र साहब भी हमारे साथ हैं, तो आप रामधीरज जी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बाकी तो देश भर के लोग जानते ही हैं। मैं सिर्फ अगर अपना अनुभव बताऊं तो छात्र जीवन में विश्वविद्यालय में जब था। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती है। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। गांधी सिर्फ एक नाम नहीं, एक नजरिया है। राजघाट बनारस से राजघाट दिल्ली तक एक पदयात्रा शुरू हो रही है, जो सिर्फ एक कदम नहीं, एक पैगाम है सद्भावना का, संविधान का और लोकतंत्र की विरासत का। आज हमारे साथ हैं एक कदम गांधी के साथ के संयोजक कोऑर्डिनेटर रामधीरज जी, और हमारे साथ हैं यहाँ के कोऑर्डिनेटर सत्येंद्र सिंह साहब, जिनसे आप कहीं पहले भी मुलाकातें हुई हैं। चलिए समझते हैं, ये यात्रा सिर्फ सफर है या एक संस्कार है? रामधीरज जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपके दिल में इस पदयात्रा का ख्याल कैसे आया? ये बीज कैसे पैदा हुआ? ये सफर गांधी से जुड़ा हुआ कैसे बन गया? देखिए, क्या है कि एक तो हिंदुस्तान में पदयात्रा की परंपरा रही है। दूसरी बात यह है कि हम जिस विरासत को, जिस गांधी को मानते हैं जी, उनका पूरा पैगाम उन्होंने जनता के बीच में जा करके अफ्रीका में जब थे तब भी जी, और हिंदुस्तान में भी जब आए तो कितने कितने मील तक वो पैदल जा करके। मैं दो संस्मरण आपको बता देना चाहता हूँ। एक तो सागर मध्य प्रदेश का है जी। एक किसी साथी ने इनको लिखा पत्र कि मैं शराबबंदी का काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे चरखे का काम भी अच्छा लगता है। गांधी 3 साल बाद जब सागर गए, उस एक आदमी से मिलने के लिए 29 मील पैदल चल करके गए। इस मील का किलोमीटर में लिए तो करीब 50 किलोमीटर, हाँ, 45 किलोमीटर हो जाता है जी। दूसरा है उत्तर प्रदेश को महोबा का जी, कि चूंकि वो ताड़गुड़ का एक गांव था जहाँ ताड़गुड़ बनता था। जब उन्हें मालूम हुआ कि ताड़गुड़ वाले परेशान हैं, तो उनसे मिलने के लिए वो गए, जबकि अजनबी थे, वो जानते भी नहीं, गुजराती थे, भाषा भी नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उन लोग उससे गए, मिले, और वो चबूतरा आज भी मौजूद है और वो उनसे मिले। तो एक तो यह है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आज लोग इस मोदी के राज्य में, भाजपा के राज्य में लोग डरे हुए हैं, तो हमारा ये संदेश था, निकलना था कि हम सड़क पर निकल रहे हैं और सड़क पर ही हमारे जनता से संवाद होगा। तो सच माने में ये पदयात्रा जो है जनता से संवाद करने के लिए और गांधी विचार को लोगों तक ले जाने के लिए है। तो राजघाट बनारस से राजघाट दिल्ली तक जी। तो ये रूट कैसे चुना आपने? इसके पीछे कोई अर्थ छिपा हुआ है, कोई प्राथमिकता छिपी हुई है? जी, अर्थ ये है कि एक तो ये है कि बनारस में गांधी जी की एक बहुत बड़ी विरासत थी, जो उनके दूसरे सारथी थे विनोबा भावे। जब वो पदयात्रा कर रहे थे पूरे देश की, 14 साल तक लगातार पदयात्रा उन्होंने किया। उस पदयात्रा के दौर में जब वो बिहार जा रहे थे, तो उन्होंने
उस जगह पर रुक कर कहा भाई ये तो बहुत जागृत जगह है, अच्छा, इनलाइटेंड जगह है, इनलाइटेंड जगह है। तो उन्होंने कहा भाई ये राजा से कहो कि जमीन को विनोबा को दान दे दें और यहाँ हम एक आश्रम बनाएंगे, साधना केंद्र बनाएंगे जहाँ सामाजिक साधना होगी। वो केवल भगवत भजन की बात नहीं थी, बल्कि यहाँ वो साधक रहेंगे जो नए भारत का, नए समाज का निर्माण करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने ये जगह तय की थी। और सचमुच में आजादी के बाद वहाँ आप इससे कल्पना कर लीजिए कि सुंदरलाल बहुगुणा, प्रभाष जोशी, श्रवण गर्ग जो आज के पत्रकार हैं, और ऐसे तमाम हजारों की संख्या में नौजवान हमारे जैसे लोग जो है आगे ट्रेनिंग लिए और वो समाज के काम में लगे हुए हैं। उस संस्थान को जहाँ विनोबा भावे रहे, जहाँ जयप्रकाश जी रहे, उस जगह को, और जहाँ गांधी साहित्य का प्रकाशन होता था, जी जी, जो रेलवे स्टेशन पर आप शब्दों में कुछ देखते हैं, जो वो ताकि नौजवानों के बीच में एक अच्छा संदेश जाए, एक सत साहित्य जाए। लेकिन उस संस्थान को इस सरकार ने ये कह करके गिरा दिया कि ये इलीगल है और यहाँ नक्सलाइट गतिविधियां चलती है। ये कब से था? ये सन 60 से चल रहा था जी। 65 साल हो गए उस जगह को लिए हुए, और खरीदी हुई जमीन थी, रजिस्ट्री की जमीन थी, हमने रेलवे से खरीदा था। और उसको इस देश के पहले राष्ट्रपति और रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता, उन्होंने उस जमीन को हमको बेचा था। और तब सरकार कहती है कि ये फर्जी तरीके से बैनामा हुआ है। तो इस बात का हम लोग बहुत दुख है और इसीलिए हम ये पदयात्रा वहीं से शुरू कर रहे हैं जी। अच्छा, इस पदयात्रा का थीम आपने बताया था कि सद्भावना, संविधान और लोकतंत्र जी। तो आज के भारत में इन तीनों को साथ लेकर चलना कितना मुश्किल है और कितना जरूरी है? देखिए, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, जरूरी तो इसलिए है, जरूरी नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि ये अगर सद्भावना नहीं है जी तो दुनिया का कोई भी देश नहीं चल सकता है। अगर सीमेंट नहीं हो तो मकान नहीं बन सकता है। ऐसे ही अगर देश में सद्भावना नहीं हो तो समाज नहीं टिक सकता है, परिवार भी नहीं चल सकता, समाज भी नहीं चलता। इसलिए सद्भावना तो हर समाज में और खासकर भारतीय समाज में होना अनिवार्य है। उसको सद्भावना प्राथमिकता है। जी जी जी, वो गांधी जी ने उस काम को किया, हम उस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम ये मानते हैं कि हर मनुष्य को ईश्वर ने पैदा किया है, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब ईश्वर के बंदे हैं। हम हिंदू हो सकते हैं, कोई मुसलमान हो सकता है, कोई पाकिस्तान में हो सकता है, बात हो गई। हाँ, लेकिन हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था भी जुड़ी हुई है, भावना भी जुड़ी हुई है। इसलिए हर एक का जुड़ाव बने रहना चाहिए। घृणा से समाज नहीं बनता है, समाज जो है वो प्रेम से बनता है, करुणा से बनता है। इसीलिए गांधी ने कहा कि समाज तो प्रेम से चलेगा। तो इसीलिए आपका थीम है सद्भावना, जी जी, संविधान और लोकतंत्र। जी जी। अच्छा, सत्येंद्र साहब भी हमारे साथ हैं, तो आप रामधीरज जी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बाकी तो देश भर के लोग जानते ही हैं, मैं सिर्फ अगर अपना अनुभव बताऊं तो छात्र जीवन में विश्वविद्यालय में जब था साइंस, गांधी भवन से आना जाना हुआ और वहीं से मेरा परिचय हुआ। ये सन 1998-99 के आसपास, 2000 के आसपास की बात। और गांधी भवन में आते जाते मैं आकर्षित हुआ गांधी भवन के उस समय की गतिविधियों से। बलवाईलाल शर्मा वहाँ पे संयोजक थे और विदेशी कंपनियों के खिलाफ एक अभियान आज़ादी बचाओ आंदोलन चल रहा था जी। तब से साथ बना रहा। ये भी पता चला कि आप संपूर्ण क्रांति के दौर में जेल गए थे और लंबे समय तक आप वहाँ पर जेल में रहे। तो आप तो उस पीढ़ी के हैं। जो बात मुझे आकर्षित करती है कि उन लोगों में से हैं जब लोक सत्ता पर आक्रमण होता है तो आप सड़क पर आ जाते हैं, जनता के बीच आ जाते हैं। वो सत्ता में इंदिरा गांधी बैठी हैं कि मनमोहन सिंह बैठे हैं कि अटल बिहारी बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी बैठे हैं, इससे मतलब नहीं है। जनता का हक जब छीना जाएगा तो ये गांधी का जो संदेश है, गांधी की जो इस पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए जो उनका जो प्रयोग है लोकतंत्र का, लोक सत्ता का, तो उस राह पर चलने वाले आप लोग हैं। तो वो आपकी राह पसंद आती है, मैं इसलिए आपके साथ बना रहता हूँ। ये हम लोग के साथ, बाकी और ढेर सारी बातें हैं। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आपने गांधी जी की बात को लेकर ही सफर शुरू किया है ये। तो आज की जनरेशन गांधी को सिर्फ एक पॉइंट या एक
फोटो फ्रेम पर ही देखती है। आप उनके इस नजरिए को किस तरह जिंदा रखना चाहते हैं, देखिए ऐसा है, जिंदा करना चाहते हैं बल्कि? देखिए गांधी एक जीवंत व्यक्ति है, एक नई पैरेलल व्यवस्था है। ये जो पूरी दुनिया की व्यवस्था है वो लूट, शोषण और अपराध पर टिकी हुई है। गांधी जिस दुनिया की बात करते हैं वो प्रेम पर, सबके समान हक पर और सबको काम का अवसर देने के आधार पर। इसलिए अगर दुनिया में किसी भी नौजवान को अपमानित नहीं होना है, सम्मान के साथ जीना है और अगर अपना हक चाहिए, अपना हक चाहिए और अगर उसको अपनी सांस भी लेनी है तो उसको गांधी के रास्ते पर चलना ही होगा। ये आवश्यक भी है और ये उसकी मजबूरी भी है। अच्छा सर राम धीरज जी, हमें बताइए कि मतलब इस संघ की जो आपका है सर्व सेवा संघ, इसके तत्वाधान से हो रहा है ये काम, तो इसकी भूमिका क्या है इस पदयात्रा को गांधी से और मतलब जोड़ पाया आसानी के साथ? देखिए ऐसा है, ये संगठन आप जानते हैं गांधी जी पूरे देश में 18 रचनात्मक कार्यक्रम चला रहे थे और वो सभी रचनात्मक कार्यक्रमों का उद्देश्य था जनता को जोड़ना। जैसे हम 2-3 का उदाहरण देता हूँ, लंबा समय लगेगा। पहला उन्होंने कहा कौमी एकता। उन्होंने ये माना कि जब तक सभी समाज के लोग एक साथ नहीं होंगे तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता है। दूसरी बात उन्होंने कही नौजवानों के रोजगार के लिए कि जब तक खादी ग्राम उद्योग जो गांव-गांव में लोगों के हाथ में हुनर है, उस हुनर का विकास नहीं होगा, लोग उसमें लगेंगे नहीं, तब तक जो है इस देश का विकास नहीं हो सकता है। 3 कारणों से। एक तो ये कि वो जो हुनर था वो हर आदमी के कला को प्रदर्शित करने वाला था, हर एक को अवसर देने वाला था। दूसरा, वो हमारे देश को पर्यावरण से बचाने वाला था, क्योंकि आज जिस तरह से इंडस्ट्री चल रही है वो पूरा पोल्यूशन है। तीसरा जो है, जो छोटे उद्योग होते हैं वो कम से कम में और लगभग दाल में नमक के बराबर चलते हैं। लेकिन ये जो आज की इंडस्ट्रीज है, आप सब लोग जानते हैं, दुनिया जानती है, बिल्कुल उनका प्राथमिकता पैसा कमाना। हाँ, प्राथमिकता कमाना। और किसी में भी हजार, उस जमाने में गांधी जी ने लिखा किसी दवा कंपनी के बारे में, विवेक नहीं उसमें। कि मुझे आश्चर्य होता है कि ये दवा कंपनी 35,000% का प्रॉफिट लेती है। और आज का अगर उदाहरण दे तो पेप्सी कोला, कोका कोला सामने है जिसकी मिनिमम प्रॉफिट 1000% से ज्यादा है। तो ऐसी कंपनियां हैं जो लूट रही है। लेकिन खादी ग्राम उद्योग का कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें लूट हो। हर आदमी को प्रेम का आशय है, हर आदमी का हुनर है। मुझे अपने बचपन का ध्यान है, मैं 1 मिनट उस प्रसंग को कहूं कि जिसको अभी अमिताभ, क्या नाम है, ये जो अभिजीत बनर्जी ने भी कहा, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, उन्होंने कहा कि अगर किसी राष्ट्र को संपन्न होना है तो हर आदमी के जेब में पैसा चाहिए जी, और हर आदमी पूरी होनी चाहिए सब। और हर आदमी की जेब में तभी पैसा होगा जब हर आदमी काम करेगा। कोई उसको 5 किलो अनाज दे देगा, इससे उसकी संपन्नता नहीं आएगी। और अगर उसके हाथ में जब पैसा आएगा, उसकी जेब में पैसा जाएगा, तभी उसका मनोबल ऊंचा होगा और तभी वो देश के लिए कर सकता है। इसलिए देश की संपन्नता के लिए भी जरूरी है कि जो खादी ग्राम उद्योग है, जो चरखा है, जो छोटे छोटे उद्योग है, जो हस्त उद्योग है, वो अधिकतम संख्या में चलने चाहिए। और जो बड़े बड़े कारखाने हैं उनके मिनिमम उपयोग जहां मनुष्य नहीं काम कर सकता है उतने ही करें। आपने ये पदयात्रा 2 अक्टूबर से 26 नवंबर रखी, यानी कि गांधी जयंती से संविधान दिवस तक। तो इन दोनों को कैसे आप जोड़ते हैं इस पदयात्रा के में? देखिए, हम इसलिए इसको जोड़ते हैं कि जो जब देश गुलाम था तो गांधी ने इस देश को आजाद कराने के लिए, इस देश के लोगों के मनोबल को खड़ा करने के लिए और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जब लोग अंग्रेजों से डरते थे तब गांधी ने लोगों को तैयार किया कि अंग्रेजों की जेलों को भरो और उनके कानून को तोड़ो। ये उनका संदेश था। और उन्होंने जो संविधान बनाया उसमें गरीब आदमी का सबसे ज्यादा ध्यान रखा कि जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो अल्पसंख्यक है, उसके अधिकार सुरक्षित होने चाहिए। क्योंकि जब तक वो सुरक्षित नहीं होगा तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता, भारत का विकास नहीं हो सकता। भारत के विकास के लिए जरूरी है कि हमारे देश में संविधान हो। हम संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारे आजादी की विरासत है। आप लोग इस पदयात्रा में बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, तो आप क्या कहना चाहते हैं? एक तो आप दोनों से मैं सवाल कर रहा हूँ,
और आपको ये भी लगता है कि वहां से कुछ आपको लोगों की राय कुछ मिलेगी, कुछ आपको सीखने को मिलेगा, आगे कार्य में वो मदद मिलेगी? देखिए, सिखाती तो जनता ही है जी। इसलिए हम सही बात तो ये है कि जनता से सीखने जा रहे हैं, नंबर एक। दूसरा ये है कि हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, संविधान हमारे साथ है, हम डरेंगे नहीं, जो हमको डराएगा उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। सत्येंद्र जी, आप क्या कहते हैं? यात्रा तो इसीलिए निकल रही है कि हम उनके बीच जाना चाहते हैं, अपनी बात एक रखना चाहते हैं और कुछ फीडबैक चाहते हैं। कहने सुनने की जो बात, जी। कहने और सुनने की प्रक्रिया, कई बार सत्ता हमारी बात नहीं सुनती है जी। तो अगर हम आपस में एक दूसरे को सुनने लगे तो हमारा कहना सुनना इतना मजबूत हो जाता है कि सत्ता को हमारी बात माननी पड़ती है। तो हमारे जो आपस के कहने सुनने की प्रक्रिया है जी। उसको रोकने के लिए भी बड़े उपाय किए गए कि जनता जनता जी, से जी, ही न बात कर न बात सके, कर सके, जी। तो जनता का जनता से संवाद हो, इसके लिए भी पदयात्रा तो जरूरी है। गिले शिकवे भी दूर हो और पारस्परिकता भी बढ़े। तो वो एक रास्ता है। और गांधी का जो संदेश था लोक सत्ता का, दुनिया में गांधी ने लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी, भारतीयों की लड़ी जी। लेकिन दुनिया इसलिए गांधी को मानती है कि जो उनका लड़ने का तरीका था, जो उन्होंने मूल्य स्थापित किया, वो लोकतंत्र का मूल्य स्थापित किया, लोक सत्ता का मूल्य शांति स्थापित वाला, किया, शांति के साथ स्थापित किया, अहिंसा के साथ स्थापित किया, नैतिकता का, सत्य का, नैतिकता, सत्य और सर्वोदय सत्याग्रह। तो बिल्कुल। ये जो गांधी का संदेश था वो पूरे विश्व के लिए, अमेरिका में जो हाशिए पर गए लोग हैं उनकी जी। लड़ाई लड़नी हो, या आप साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने की बात हो, वहाँ उनके आ जाने के बाद भी वहाँ पर जो लड़ाई आगे बढ़ी, विश्व में कहीं पर भी एक बड़ी आबादी को अधिकार देने की जो भी लड़ाइयाँ लड़ी है उसमें आगे गांधी का महत्व है। अर्थशास्त्र में गांधी का महत्व है। जब कहीं की इकोनॉमी डूबने लगती है इस पूंजीवाद में तो वो उनको गांधी याद आने लगते हैं। कहीं सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं तो गांधी याद आने लगते हैं, उन्माद भड़कते हैं तो गांधी याद आने लगते हैं। तो आज विश्व महसूस कर रहा है गांधी को, एक उस महामानव को जो भारत की धरती पर पैदा हुआ, महामानव। तो हमारे लिए भी उसका महत्व है, जिसको दुनिया में महसूस करती है, हम भी महसूस कर रहे हैं। जिसको आइंस्टीन ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां कभी विश्वास नहीं करेगी कि हाड़ मांस का पुतला पृथ्वी पर चलता था, तो कोई आइंस्टीन जैसे व्यक्ति ने ऐसे नहीं कह दिया। आज अभी तो मुश्किल से 60-70 साल ही हुए हैं ना गांधी गए, लेकिन लोगों को यकीन नहीं होता। हम लोग इतना कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हम उनके पदचिन्हों पर 100% नहीं चल पा रहे हैं। ये एक कठिन एक सोच है। हाँ, एक सोच थी। आइंस्टीन की बात, बराक ओबामा जी उनसे जब पूछा गया कि आप किसके साथ, गांधी का देश समझाया था इंडिया को, पूरे विदेशों में मृत व्यक्तियों में से आप चुन लें कि किसके साथ आप समय बिताना चाहेंगे, वो एक व्यक्ति बताइए। तो उन्होंने कहा कि जीवित या मृत व्यक्तियों में हमें गांधी मिल जाए तो मैं उनके साथ एक समय बिताना चाहूँगा। हाँ, आइंस्टीन को तो आपने जाना ही। जिस अफ्रीका में जिस वो क्या नाम था अधिकारी गवर्नर जो वहाँ का, जिन्होंने गांधी को जेल दिया, सब कुछ दिया, और जेल उसकी जेल में रहते हुए उन्होंने एक जूता बनाया, स्मर्ट, हाँ, जनरल स्मर्ट्स जी। तो आखिर के समय में जब उनसे बाद के वर्षों में पूछा गया कि आपके जीवन का सबसे खूबसूरत पक्ष क्या है, उन्होंने कहा कि गांधी का वो दिया हुआ जूता मेरे जीवन का सबसे अनमोल उपहार है। तो गांधी का तो एक कितने उदाहरण हैं गांधी। तो आज के समय में आप लोगों को लोकतंत्र पर सबसे बड़ा खतरा क्या दिखता है, और गांधी की सोच वो कैसे इस खतरे का इलाज कर सकती है? अभी देखिए कई चीजें हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन जब सर्व सेवा संघ का जो परिसर था बनारस परिसर में, सर्व सेवा संघ परिसर में इस सरकार ने और प्रशासन ने, बनारस के प्रशासन ने उन लोगों पर आरोप लगाया फर्जीवाड़ा का, जो भारत के लिए नहीं दुनिया के लिए एक लोक सत्ता के आदर्श थे। विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों पर लगा दिया कि फर्जीवाड़ा करके जमीन रजिस्ट्री की गई। वो आज के लोग को नहीं लगा ना, अगर फर्जीवाड़ा का मतलब है कि जिस वक्त रजिस्ट्री 60 में हुई है उस वक्त, और ये उस विभाग के पास भी नहीं गए जहां पर निबंधन कार्यालय से रिपोर्ट लेकर रजिस्ट्री फर्जी है या सत्यापित है। वो एक जिलाधिकारी के आदेश से कर दिया फैसला। किसी की जमीन का हेड तय करने का अधिकार नहीं है,
उसके आदेश से उस जमीन का मालिकाना हक तय कर दिया जाता है। ठीक है, अगर उनको ये लगता था कि उस जमीन पर रहने वाले लोग ठीक नहीं है तो वो भारत की विरासत थी, लोकतंत्र के संघर्ष की विरासत थी। हाँ, उस पर मुकदमा चलाते ना उन लोगों पर, की साधना की विरासत थी, बिल्कुल, जिस विरासत पर कब्जा करके ध्वस्त किया गया, ध्वस्त कर दिया गया, विरासत को ध्वस्त किया गया, उसको संरक्षित करना था। विरासत को ध्वस्त किया गया, उस विरासत में लाखों किताबें थी, करोड़ों रुपए की किताबें थी, उनको भरे बरसात में फेंक दिया गया। और कितनी पांडुलिपियां थी जिनके कागज गल गए थे, पुराने हो गए थे, सुरक्षित करके रखी गई थी, और वो पांडुलिपियां बिल्कुल पानी में गल के खत्म हो गई। जब इतनी किताबें थी, उनको नहीं समझ में आया क्या करें, कूड़े के ट्रक में भर करके उन्होंने धान के खेत में फेंक दिया, पानी भरे खेत में। तब ये लगा कि आज जिस समय को हम जी रहे हैं, शायद वो जनता की आवाज को उठना नहीं देना चाहते, वो जनता को जनता से बात नहीं करने देना चाहते। तो ये जो परिस्थितियां थी जो लोकतंत्र पर गहरे खत पैदा कर रही थी, और ये भी महसूस हुआ कि सत्ता बुलडोजर से तय कर रही है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जबकि संविधान ने एक सिस्टम बनाया है। हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो पहली बार पाते हैं कि हमारा देश संविधान से चल रहा है, और 47 के पहले का इतिहास पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा देश किसी राजा के आदेश से चलता है। मेरे बचपन की कुछ बात याद आ जाती है कि एक चपरासी एक बार कह रहा था, डीएम है तो का हो गया, कानून से ऊपर थोड़े ही। इसका मतलब उसको ये बात का एहसास 47 के बाद इस देश में जो भी शासन हुआ, ताकत का एहसास था उसको। तो उस एक चपरासी को एहसास हो गया था कि देश कानून से चल रहा है, किसी राजा के आदेश से नहीं चल रहा है। तो आज हम इस एहसास को कमजोर ना होने दें, ये जो मुख्य बात है, इसके लिए हम आना चाहते हैं, उनके साथ बात करना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। तो अच्छा, गांधी जी का एक विचार जो आपको रात दिन इंस्पायर करता है, आप दोनों एक एक लाइन में बताइए। हाँ, देखिए सबसे बड़ा जो उनका विचार प्रभावित करता है वो 3 है। पहला तो ये सत्य, कि हम किसी भी परिस्थिति में होंगे लेकिन सत्य कहेंगे। दूसरा जो उसी का रूप है वो प्रेम, कि दुनिया में अगर प्रेम नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता है। तीसरा जो है वो संयम और त्याग, क्योंकि अगर जीवन में संयम नहीं है तो ये धरती फिर हमारे लिए पूरी नहीं होगी। एक विचार आप बताएं। जब उन्होंने कह दिया कि सत्य ही ईश्वर जी, सत्यम शिवम सुंदरम, नहीं बाकी क्या है कि वो एक ईश्वर की कल्पना करते हैं जी, और वो ईश्वर की कल्पना लोगों को दिखाते हैं कि ये ईश्वर है, ये सत्य है जी। गांधी इसके उलट चले, उन्होंने कोई कल्पना नहीं, उन्होंने कहा ईश्वर सत्य है, नहीं कहा सत्य ईश्वर है, और तुम हमेशा सत्य के साथ रहो और हमेशा तुम्हारे साथ ईश्वर रहेगा। कोई कल्पना नहीं, कोई धारणा नहीं, किसी प्रकार का कोई उसमें इमेजिनेशन नहीं, सत्य है वही ईश्वर है, यही सबसे बड़ा, और उसी में सत्य को उन्होंने बहुत बड़ा महत्व दिया। ये आपको विचार हमेशा प्रेरित करता है। अच्छा, इसके बाद अगर गांधी जी आज जीवित होते तो संबोधित करते तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या करते हो? ये तो गांधी ही अपना समय सबसे जो मेरे हिसाब से जो सबसे पहली बात होती वो ये कहते भाई प्रेम से रहो और डरो नहीं, क्योंकि वो डर को सबसे बड़ा मनुष्य का दुश्मन मानते थे जी। और देश का और समाज का भी। डरा हुआ आदमी कोई क्रिएटिव काम नहीं कर सकता है, इसलिए निर्भय होना हर आदमी का जरूरी है। पदयात्रा के दौरान आप लोगों के बैग में 3 चीजें क्या क्या रहेंगी जरूरी? एक तो सबसे पहले हम सब लोगों के सिर पर टोपी रहेगी, गांधी टोपी जी। दूसरा, हम चूंकि इस पर्यावरण को बचाना चाहते हैं इसलिए हम किसी तरह के प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे जी। तो हमारे बैग में जो है हमारी थाली गिलास हमारे साथ होंगे। और तीसरा ये है कि हमारे साथ जो लोगों को देने के लिए जिस विचार के लिए हम जा रहे हैं वो विचार। अच्छा, एक शब्द में गांधी जी आपके लिए क्या है? एक मनुष्य है, जैसे हम लोग हैं मनुष्य हैं, लेकिन एक अति मानव है, ऐसा कह सकते हैं। बस उनकी विशेषता यही है जो मुझे सबसे अच्छी लगती है जी। वो जिस चीज को सोचते थे उसको करते ही थे, वह चाहे जितना कठिन काम हो लेकिन उस रास्ते पर जाते थे। वो हम भी ये मानते हैं कि अगर हमने तय किया है
क्योंकि किसी भी समाज के निर्माण के लिए संकल्प सबसे जरूरी काम है। बिना संकल्प के न तो आप एवरेस्ट पर जा सकते हैं, न कोई काम कर सकते हैं। आपके हिसाब से एक शब्द में गांधी जी क्या थे आपके लिए? हमारे लिए तो एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे। कई पक्ष हैं उनके, लेकिन एक व्यक्ति इतने सामान्य तरीके से जी सकता है, इतने साधारण तरीके से जी सकता है, ये बड़ा कठिन है। जो मुझे इनकी जो आइंस्टीन की बात लगती है कि ये विश्वास करना कठिन, इतना बड़ा आदमी है, इतना सादगी से जीता है कि ऐसा हार्ड मास का पुतला भी इस धरती पे चला था। मैं कोई ईश्वर की या अवतार की कल्पना नहीं करता, क्योंकि वो अगर मैं सोच लूंगा तो इस गांधी का होना ही कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो अभी आपने बराक ओबामा की बात की कि उनको अगर टाइम मिले, केवल आपके साथ जोड़ दें, ये भी आपने कहा कि दुनिया का हर नेता अपनी संपत्ति को बढ़ाता है और बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनने की कोशिश करता है। वो जो भी राजनेता, और हमारे देश के प्रधानमंत्री तो पूछना ही क्या है। लेकिन गांधी जो एक प्रकार से राज परिवार में पैदा होता है, जो वो राजकोट में बड़ी कोठी में रहता है, जब वो साबरमती में आता है तो उससे छोटी कोठी बनाता है, और जब साबरमती छोड़ता है तो ये कहता है कि हमारी झोपड़ी किसी गरीब आदमी के झोपड़ी से बड़ी नहीं हो और उससे ज्यादा पैसा उस पर खर्च नहीं हो। और अंतिम बात उसने कही कि जब तक हिंदुस्तान के हर आदमी, गरीब से गरीब आदमी के घर में बत्ती न आ जाए, बिजली न जल जाए, तब तक हमारे कमरे में बिजली नहीं जलेगी। और आज भी आश्रम में गांधी जी के कमरे में बिजली नहीं जलती है। तो एक आखिरी सवाल, अभी आप लोगों ने वो बराक ओबामा की बात की कि अगर वो उनको मौका मिले समय गुजारने का तो वो गांधी जी के साथ गुजारेंगे। तो अगर आपको मौका मिले 10 मिनट गुजारने का, तो क्या क्या सवाल आप करेंगे 10 मिनट में उनसे? कुछ है आपके पास? सवाल कुछ नहीं, हम तो बस इतना ही है कि भाई उनका जीवन ही है। हम तो, उन्होंने कहा भी कि हमारा जीवन ही हमारा संदेश है। हमें मानते हैं कि अगर हम, और इसीलिए हमने इस पदयात्रा का नाम एक कदम रखा कि हम सब लोग, पूरे देशवासी और पूरी दुनिया के लोग, अगर गांधी ने जो किया है उनके एक कदम भी अगर उस तरफ बढ़ पाते हैं, वो चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे इन्वायरमेंट का हो, चाहे प्रेम का हो, चाहे सर्वधर्म समभाव की हो, तो हम उनके किसी भी काम को अगर एक कदम बढ़ते हैं तो बहुत धन्य मानेंगे अपने को, धन्य को मानेंगे। तो आप कुछ बताएंगे कि क्या पूछेंगे 10 मिनट में आप? नहीं, मैं तो शायद बस देखता रहूंगा कि इस सत्य के साथ इस व्यक्ति ने कैसे जीवन जिया था, तो उस सत्य के साथ सामना करने की हिम्मत वो आ जाए तो शायद और मेरी बढ़ जाएगी। बस इतना ही होगा। और कुछ संदेश इस पदयात्रा के बारे में आप लोग देना चाहेंगे तो? बंधुवर, इस पदयात्रा के संदर्भ में पूरे देशवासियों से एक ही बात कहनी है कि भाई अगर लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो प्रेम के साथ रहना सीखे और निर्भय होकर के रहना सीखे। अगर आदमी निर्भय नहीं है तो उसके लिए संविधान भी बेकार है और उसके लिए लोकतंत्र भी बेकार है। इसलिए निर्भय होकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ो, क्योंकि यह शरीर बार बार नहीं होगा। कितनी भी क्रूर सत्ता हो, रावण से क्रूर सत्ता कोई नहीं हो सकती है। जब उससे एक अधरंगा आदमी लड़ सकता है, तो आज भी गांधी के अंदर ये ताकत है कि ऐसी सत्ताओं के खिलाफ वो लड़ेंगे। और हम सबको गांधी का अनुयायी होने के नाते, गांधी विचार को मानने के नाते, हमको इस अन्यायी व्यवस्था के खिलाफ, असत्य व्यवस्था के खिलाफ हमें लड़ना ही होगा। यही लोकतंत्र और संविधान को बचाने का तरीका है। सत्येंद्र जी, आपकी कोई अपील? हमें संवाद को स्थापित कर बनाए रखना है, और संवाद से जो स्थापित करने में जो है, और अपनी किसी आइडियोलॉजी को बना करके ऐसे मोह में फंस जाना कि हम दूसरे की आइडियोलॉजी को मानने से इनकार कर देते हैं। तो खुले विचारों से मिलना, सद्भावना जो हमें और दूसरे को, गांधी जी सिखाए कि स्वतंत्रता, मेरी स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करती है, तो उस चीज को हम स्थापित कर पाए, उसके साथ जी पाए और तलाश कर पाए कहीं अगर कुछ दिक्कत है तो हम वो संवाद स्थापित। तो
जनता का जनता से संवाद इस पदयात्रा का मेरे हिसाब से पदयात्रा का जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो इसी का 22वां वर्ष है, जो सभी ने कहा कि लोकतंत्र असहमति के साथ जीने का अधिकार है, कि हम किसी से असहमत हो सकते हैं लेकिन फिर भी उसको भी अपनी बात रखने का है, उसको भी जीने का अधिकार है, हमको भी है। हम असहमत के बावजूद भी प्रेम के साथ रहेंगे, संवेदना ये हमारे यात्रा का संदेश है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इतने आप लोग बिजी हैं इस वक्त, फिर भी आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। गांधी ने कहा था मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, और राम धीरज जी और सत्येंद्र जी के कदम उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। बनारस से दिल्ली तक का सफर सिर्फ रास्ते का नहीं, सोच का है। सोच जो हमें याद दिलाती है कि सद्भावना, संविधान और लोकतंत्र ये हमारी असली विरासत है। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नजरिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।